Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease। क्या है ये TCOPD? लंग्स का एक इरिवर्सिबल कंडीशन। लंग्स में ब्रोंकस पाथ होता है। उस ब्रोंकस पाथ का लुमेन अगर नैरो हो जाता है, उसके रास्ते पतले हो जाते हैं, रास्ते में रुकावट आ जाती है, एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं COPD बोलते हैं। अब ये COPD होता कैसे है, क्यों हो जाता है, क्या सिम्टम मिलता है, अब वन बाय वन करके हम लोग बात चलते हैं। देखिए, लंग्स में हम जानते हैं, जैसे हम सिर्फ छोटे से पार्ट बना रहे हैं। ट्रेकिया ये ब्रोंकाई, ये दाहिना तरफ का राइट ब्रोंकस का ब्रांचेज है, और हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं ना कि इसके थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लुमेन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। तो इसका जो नॉर्मल जो डायमीटर है, ये डायमीटर की जगह इसका क्या होता है, पतला हो जाता है। ये कैसे पतला हो जाता है? जैसे इसको थोड़ा सा हम अगर हिस्टोलॉजिकल अगर डायमीटर बड़ा कर देते हैं हिस्टोलॉजिकल अनुसार से, तो जैसे ये ब्रोंकस के पाथ हैं, ये ब्रोंकस वाल है, और यहाँ पे म्यूकस लेयर, सेम उसी तरह से यहाँ पे म्यूकस लेयर है, ये ब्रोंकस के वाल हो गए। अब क्या है, नॉर्मल डायमीटर तो ये होता है, नॉर्मल डायमीटर ये है, आसानी से जो एयर है वह एयरवे अपना एक्सचेंज हो रहा है, एयर का एक्सचेंज। लेकिन अगर किसी कारण से ये वाल इसका मोटा हो जाता है, नॉर्मल की जगह क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगी। अब मोटा होगा तो कैसे हो जाएगा, इसका थिकनेस कैसे हो जाता है? देखिए, थिक अगर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, इसका थिकनेस होने से स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। अब हुआ क्या, ऐसा स्ट्रक्चर कैसे हो गया? ये ऐसा स्ट्रक्चर जो था, ये ब्रोंकस के वाल का ऐसा स्ट्रक्चर कैसे हो गया? कुछ तो बात हुई होगी तब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया इसका। आखिर क्या हुआ इसमें? ये रास्ते जो ऐसे थे वो रास्ते ऐसे कैसे हो गए? ये ऑब्स्ट्रक्शन एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। या तो ये लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन रह जाता है, या तो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन, जिंदगी भर रह जाता है ये, नहीं तो कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद ये फिर ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन इतना आसानी नहीं है, ठीक होना बहुत मुश्किल है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चला ना और मैनेजमेंट अगर सही रहा, तब ये कुछ हद तक सही हो जाते हैं। तो COPD में क्या होता है, एक नॉर्मल ब्रोंकस ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नॉर्मल ब्रोंकस का जो वाल है ना मोटा हो जाता है। क्यों? इस वाल के मोटा होने का क्या रीजन है? इस वाल के मोटा होने का रीजन, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू या मैक्रोफेज का माइग्रेशन हो जाता है। तो माइग्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, माइग्रेशन ऑफ मैक्रोफेज, एंड देन द इंक्रीज थिकनेस ऑफ ब्रोंकस wall, and after the increased thickness the luminal diameter of bronchus are reduced, that produce obstruction. Why the thickness of wall increases? Due to two main conditions. First is the chronic bronchitis, and second is emphysema. देखिए, दो कॉज, बहुत ज्यादा कॉज है COPD का। ऐसे तो आस्थमा भी है, उसके कारण भी होता है ये COPD। लेकिन आस्थमा में क्या होता है ना कि रिकरेंट स्पाज्म होता है, लेकिन इतना आसानी से आस्थमा COPD नहीं होती है। ब्रोंकाइटिस के भी हो सकता है, उसकी वजह से भी मे बी, बट दो मोस्ट कॉमन कॉज है। जो सबसे पहला कॉज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, वह है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
What is chronic bronchitis? The inflammation in bronchus, longer duration after agent exposure, low intensity symptom, that condition are known as chronic bronchitis. यानी ऐसा इन्फ्लामेशन ब्रोंकस का जिसमें लेस इंटेंसिटी के एजेंट एक्सपोज करते हैं, और इसका जो सिम्टम है ना मरीज में, यह भी लो इंटेंसिटी के होते हैं एंड काफी लंबे समय तक परसिस्ट करता है। ऐसे इन्फ्लामेशन को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा, द परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ alveoli due to the loss of elasticity, decreased amount of surfactant, decreased amount of proteases, decreased amount of alpha and 1 antitrypsin, so produces emphysema. And third is the asthma, recurrent spasm of the bronchus, recurrent attack, reversible attack of the bronchus spasm, that condition are known as asthma. And bronchiectasis, the permanent abnormal dilatation of the bronchus, and after dilatation, the gradually the degeneration in the wall, that condition are known as bronchiectasis. तो COPD is a combined form of various disease. कई तरह के कंबाइंड फॉर्म से होता है ये, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। तो क्या होता है इस कंडीशन में, और कुछ कॉज तो अभी आगे बताने वाले हैं कि COPD का कारण ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन पहले चलते हैं मैकेनिज्म, हाउ डेवलप द COPD, हाउ डेवलप द मोर थिकनेस ऑफ ब्रोंकस वाल। तो किसी भी एजेंट के एक्सपोजर से, ऐसा कोई एजेंट जो बार बार इरिटेट कर रहा हो, बार बार एक्सपोज कर रहा हो, लाइक जैसे कि स्मोकिंग, तो ऐसा कोई एजेंट जो बार बार एक्सपोज करता हो ब्रोंकस में, इसके कारण क्या होता है कि इस वाल के अंदर, इस वाल में मैक्रोफेज का माइग्रेशन होता है, इंटरल्यूकिन यहां पर सिंथेसिस होते हैं, फाइब्रोसाइट को माइग्रेट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बार बार इंजुरी होने से इस एरिया में मैक्रोफेज का अटैक, फाइब्रोसाइट का अटैक, ये बार बार होता है। अब ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल यहां डिपोजिट करेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल डिपोजिट होने के कारण ये वाल जो होते हैं धीरे धीरे मोटा होने लगते हैं। नॉर्मल जो वाल में क्या होता है ना कि यहाँ पर म्यूकस लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, मस्कुलरिस लेयर है, अब बायोकैडमेटिसिया हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि बार बार इरिटेशन से क्या हो गया, यहाँ रिवर्सिबल यहाँ पर एजेंट एक्सपोज कर रहा है, और रिवर्सिबल एक्सपोज होगा तो जो रास्ते हैं, सॉरी जो वाल है, वाल इसका थिकनेस हो जाएगी, मोटा हो जाएगा, और उसके कारण जो होता है लुंगल डायमीटर कम हो जाएगी। इसी कंडीशन को COPD कहते हैं। अब कारण, एक तो कारण बता दिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, दूसरा एम्फाइसीमा है, तीसरा रिकरेंट क्रोनिक कंडीशन में आस्थमा हुआ, और प्लस क्रोनिक इरिटेशन है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, स्मोकिंग, पॉल्यूटेड एयर, डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, पॉल्यूटेड एयर, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक वायरस, रिपीटेड वायरस इन्फेक्शन। तो ये सब कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिसके कारण यहाँ पर इरिटेशन बार बार होती है। तो ऐसा केस जो लंबे समय से कफ से सफर हो, काफी समय से कफ से सफर हो पेशेंट, तो उस केस में भी ये COPD होने की चांसेस बहुत होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम पे, COPD होने से क्या होता है। COPD में देख लिए यहाँ पे जो पाथ है, जो ब्रोंकस का पाथ है, ये पाथ इसके क्या होते हैं, नैरो हो जाता है। तब पाथ जो नैरो होगा तो क्या होगा इसमें, ये जो बनाए थे हमने ना, ये आपके ब्रोंकस के ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस यहाँ पे हो गए। अब यहाँ के बाद फिर यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, respiratory bronchioles, alveolar duct, and then alveoli.
अल्विलाई। अल्विलाई, तो ये अल्विलाई है, ये सब डक्ट रास्ते हैं। अब इसका रास्ता ही नैरो हो गया, ये सब रास्ते में रुकावट आ गया। मान ली यहाँ पर मोटा हो गया, यहाँ पर मोटा हो थिकनेस हो गया, यहाँ थिकनेस हो गया, सपोज दैट यहाँ थिकनेस हो गया, ये थिकनेस हो गया। तो थिकनेस होने की वजह से क्या होता है ना, ये रास्ते इसके क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्लॉक होंगे। इसके थिकनेस होने के कारण रास्ता धीरे धीरे सकरी हो जाती है, रास्ता नैरो हो जाता है। सब इस सब के रास्ते क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। अब नैरो होगा तो बताइए, जितना इजिली जो एयर यहां से एक्सचेंज होता था, अब वह एयर क्या होगा ना, एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। जितना अमाउंट एयर जाना चाहिए उतना अमाउंट एयर नहीं जाएगा। एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 में होता है ना, इसका जो टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होगा, लेने से ज्यादा तो छोड़ने में दिक्कत होगा पेशेंट को। डिजनिया सबसे पहला, सीवियर डिजनिया। और इस डिजनिया के साथ जो चेस्ट पेन जो होगा ना या तकलीफ, उसमें इंस्पायरेशन में उतना दिक्कत नहीं होगी जितना एक्सपायरेशन डिजनिया ज्यादा होता है। तो सांस छोड़ने में, क्योंकि हम जानते हैं कि लोअर ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आने से एक्सपायरेशन डिस्टर्बेंस होती है, जो अपर ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस होने से इंस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला डिजनिया। अब क्या होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग, ज्यादा लंबा सांस ले नहीं पा रही है, क्योंकि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो उसका टाइम होता है लगभग 2.7 सेकेंड होता है। अगर माइक में उसे, अब रास्ते तो पतले हैं, अब सांस लंबा लेने के समय क्या करना होगा, अब ज्यादा देर लेना पड़ेगा सांस। उतना देर में क्या होगा, बेचैनी होने लगता है। तो क्या होता है, मरीज थोड़ा सा ही सांस लेकर रोक लेता है, तो क्या होगा ना, शॉर्ट ब्रीदिंग। और क्या होगा, अगला क्या होगा इसमें, एक्सपेक्टोरेशन। कैसे एक्सपेक्टेशन होंगे, यहाँ पर फ्लूइड यहाँ पे डिपोजिट होंगे, यहाँ इरिटेशन भी होगा, फ्लूइड जमा होगा, और इसकी वजह से पेशेंट जो होता है ना कफिंग करता है। और ज्यादा प्रेशर से कफिंग करने के कारण हो सकता है कुछ कैपिलरी डैमेज करेगा। कैपिलरी डैमेज करेगा तो कभी हो सकता है कि स्पुटम में ब्लड भी निकल सकता है। इसके बाद अगला चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा। अगला इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट इसका बढ़ जाता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये होगा इस पेशेंट को। ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिलने से वीकनेस होगा, एटीपी कम बनेगा। जब मसल्स को एटीपी कमी हो जाएगी तो फैटिग होगा, कमजोरी होगा पेशेंट को। ये सब सीओपीडी में सिम्टम होता है। कभी कभी पेशेंट को एनोरेक्सिया भी मिल जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा कमी होगा तो हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को। तो ये सब जनरली सीओपीडी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन, अगर सीओपीडी पेशेंट को क्या देखेंगे हम लोग, अगर स्टेथोस्कोप से जांच करेंगे, विजिंग साउंड मिलता है, विजिंग साउंड। और क्या मिल सकता है, जो साउंड में डलनेस आवेगी, प्लस क्लबिंग ऑफ नेल, क्योंकि ऑक्सीजन के कम होने से नेल का जो नेल पे बार बार वेसोडाइलेशन होंगे तो वहां पे आपको क्लबिंग दिखाई देते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, सीओपीडी होने, सीओपीडी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। बॉडी में हाइपोक्सिया बार बार होगा, इसके कारण जो बॉडी का वेट है वो धीरे धीरे लॉस करते जाएंगे। ऑक्सीजन कमी होने से बहुत सारे ऑर्गन वीक हो जाएगी, ऑर्गन कमजोर होगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर होगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर, रिकरेंट यहाँ पर लंग्स में इंफेक्शन भी होगा क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिज्म वहां होल्ड करेगा। ये सीओपीडी का कॉम्प्लिकेशन है। इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहला चेस्ट एक्सरे, हालांकि कुछ मिलता नहीं है चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट अगला है एचआरसीटी, इसमें आपको हो सकता है कि वाल थिकनेस मिलता है, ब्रोंकस वाल थिकनेस है, ये आपको रिपोर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। पीएफटी कराएंगे तो क्या होगा, इसमें आपके सब कुछ घट जाएंगे। टाइडल वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, आईआरवी भी डिक्रीज कर जाएगा, ईआरवी भी डिक्रीज कर जाएगा, आरवी डिक्रीज कर जाएगा, आईसी डिक्रीज कर जाएगा। यानी जितने भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के जो डाटा है वो सब के सब इसमें क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। अब इसके बाद अगला जांच, ब्रोंकोस्कोपी से भी हम इसको देख सकते हैं उसके रास्ते कितने उसके नैरो हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट पे, हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला अवॉइड स्मोकिंग, पहला तो स्मोकिंग से अवॉइड करना होगा। जो पेशेंट पोल्यूटेड एरिया में रह रहा हो उस एरिया से हम लोग प्लेस को चेंज कराते हैं। और प्लस अगर पेशेंट
अगर कोल्ड एक्सपोजर, अगर कोल्ड एरिया में रह रहा हो तो वहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं, कोल्ड एक्सपोजर से अवॉइड करते हैं, प्रॉपर नेजल मास्क यूज करवाते हैं, डस्ट एक्सपोजर से प्रिवेंट करते हैं, ये सब करते हैं। अगर बाय द लंग्स में कोई इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स पे। और ऐसा अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग ऑक्सीजन का भी इनहेलेशन कराते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि ऑक्सीनेटेड रूम में रहने के लिए, सोने के लिए, जहाँ पर वेंटिलेशन हो या विंडो प्रॉपर है वहाँ पर रहने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। और प्लस इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो बेस्ट काम करता है, कलकरिया कार्ब है, कलकरिया फ्लोर है, ब्राउनिया है, एंटिमटार है, काली बैक्रोम है, सल्फर है। तो ये सब ग्रुप के दवा है जो हम लिस्ट चलाते हैं। और भी दवा देते हैं जरूरत के हिसाब से, जैसा पेशेंट होता है उसके अनुसार से इसमें मेडिसिन चलती है। ये था आपका COPD। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।